हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और इंटरव्यू सेशन की सीरीज़ में आज हमारे साथ है मिस पूजा जादौन, जिनका कि यूपीएचईएससी एडवर्टीजमेंट 50 में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इनका सिलेक्शन हुआ है। और मिस पूजा जादौन जो कि 2 बार नेट क्वालिफाइड हैं, इग्नू से इन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। तो पूजा जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस साइकोलॉजी वर्ल्ड मंच पर, और साथ ही मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी साइकोलॉजी वर्ल्ड फैमिली की तरफ से आपके इस अचीवमेंट के लिए। Thank you so much, ma'am, for calling me on this platform. सो मिस पूजा, आपका रिटेन में क्या स्कोर रहा? मैम, मेरा आफ्टर करेक्शन जो स्कोर आए थे तो उसमें 97 आउट ऑफ मैंने 73 गेन किया था। ओके, तो रिटेन के लिए आपने कैसे तैयारी किया? क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? रिटन में जो भी उनका सिलेबस है वो ऑलमोस्ट मैच करता है नेट के सिलेबस से। तो हालांकि क्योंकि मैं उस टाइम नेट का प्रिपेयर भी कर रही थी जेआरएफ निकालने के लिए सेकेंड टाइम, तो सभी को जो भी मैंने वो पढ़ा हुआ था सिर्फ मैंने वही रिवाइज़ किया, जो भी मेरे नोट्स थे बस उन्हीं को रिवाइज़ किया, एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो नेट का जो कोर्स है अगर आप वो भी पढ़ लोगे अच्छे से, क्योंकि नेट में बहुत हायर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएचसीएससी का जब मैंने पेपर देखा तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगा था और मैंने बहुत जल्दी कर लिया था उसको। लेवल नेट का लेवल ही अलग होता क्योंकि है। हाँ, नेट का लेवल अलग होता है। अगर आप नेट का कर लोगे तो यूपीएचसीएससी का लेवल जो है वो बहुत इजी हो जाता है फिर आपके लिए। सो जीएस पार्ट के लिए, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि सेकंड पेपर तो उनका कवर होता है, मतलब सेकंड पार्ट तो वो कर लेते हैं, लेकिन जीएस में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो जीएस 30 मार्क्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? जीएस की बहुत प्रॉब्लम आती है और मेरे साथ भी सेम केस था। मुझे एक तो इंटरेस्ट की बात हो जाती है, मुझे अपने सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे जीके में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन उसमें भी अगर देखा जाए तो नेट की कुछ यूनिट्स होती हैं फर्स्ट पेपर की जो सेम होती हैं, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड जो हम नेट में भी पढ़ते हैं और यहाँ पर भी था, वो आईसीटी भी यहाँ पर था, और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये 3 यूनिट तो बेसिकली है ही, और एनवायरनमेंट वाला भी थोड़ा सा पार्ट आता है। बाकी रह जाता है जीके और करंट अफेयर्स, उसके 5 या 6 क्वेश्चन मान लीजिए, और बाकी जो है उसके क्वेश्चंस होते हैं। तो आप नेट में से अगर इतना 3-4 टॉपिक्स भी कवर कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि जीके के लिए इतने परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक ब्रॉड टॉपिक है, उसके पीछे भागोगे, इतनी मेहनत अगर अपने सब्जेक्ट में करोगे तो वो 2 जगह हेल्प करेगा, एक तो आपका रिटन में करेगा, फिर इंटरव्यू में करेगा। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर जिसकी जीके बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो वो कुछ टाइम में तो कर नहीं सकता, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स देखते रहे और उससे उसका जो टाइम बचे वो अपना सब्जेक्ट पे लगाइए, वो ज़्यादा स्कोर गेनिंग है इसमें। तो मेरा यही है, मैंने जीके प्रिपेयर नहीं किया था बिल्कुल भी, और मुझे उसमें शायद इसी वजह से 18 स्कोर आया था मेरे जीके वाले पार्ट में। तो रिटन एग्ज़ाम जब कट ऑफ आया, फर्स्ट वाला कट ऑफ आया, तो मतलब आपको क्या लग रहा था कि क्वालिफाई हो जाएगा, सेफ जोन में हो आप, या कुछ रिस्क है? हाँ, वो ऐसा था कि जैसे ही आया रिजल्ट तो फर्स्ट डे तो ये लगता है कि हाँ सबका ही ऐसा आया होगा, इतना इजी पेपर था। मैंने तो यही सोचा कि बहुत इजी पेपर था। मैं निकल के जब आई पेपर दे के तो मुझे मेरे टिप्स पे थे कि ये क्वेश्चन मेरा गलत है, ये क्वेश्चन मेरा सही है, मतलब सही कौन सा है, गलत कौन सा है, वो क्वेश्चन भी मुझे पता था। मैं इतना कॉन्फिडेंस पे थी अपने आंसर्स को लेकर, और जब मैंने की मैच किया तो सेम वही जो मुझे वहाँ गलत लग रहा था वही मेरा गलत हुआ। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है सबके साथ, वो अलग चीज़ है। हाँ, तो इतना कॉन्फिडेंस था मेरे पे, मुझे खुद पे। लेकिन फिर भाई मैंने कहा इतना अच्छा पेपर है तो सबका ही अच्छा हुआ होगा। लेकिन जब 1-2 दिन बाद जब ऐसे होता है कि देखते हैं हम यूट्यूब पे क्या चल रहा है, बाकी लोगों के क्या सजेशंस आ रहे हैं, क्या फीडबैक आ रहे हैं, तब मुझे पता चला कि नहीं मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा है उस हिसाब से। तो इंटरव्यू किस दिन शेड्यूल हुआ था आपका? मेरा था 26 को, और मेरा 1 बजे तक इंटरव्यू हो गया था। बिफोर लंच? हाँ हाँ, बिफोर लंच हो गया, और वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था, क्योंकि लंच के बाद बैठे बैठे एनर्जी लेवल भी बहुत लो होता है, खुद का भी और जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनका भी कई हद तक होता है। तो वो इतना अच्छे से शायद ना, जैसे फ्रेशर्स का जो लेते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, वो काफ़ी अच्छा होता है मेरे हिसाब से। फ्रेशनेस होती है वहाँ पे। हाँ जी। या तो आप ट्रैवल करके मतलब जर्नी करके आप पहुँचे थे इलाहाबाद? आप बेसिकली कैसे आप पहुँचे थे इंटरव्यू वेन्यू पर? एक्चुअली मैं नोएडा में रहती थी उस टाइम पे, तो मैं 25 को चले गए थे हम यहाँ से, मैं अपने भाई के साथ गई थी।
क्योंकि एक दिन पहले अगर आप ज़्यादा दूर रहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक दिन ही पहले इंटरव्यू वेन्यू पहुँच जाएं, ताकि जो टेंशन होती है ना, जो हड़बड़ी होती है सुबह की, उससे आप बच सकें और रिलैक्स माइंड में आप इंटरव्यू देने जाएं। क्योंकि इंटरव्यू जो है वो आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी का, कितने काम हैं आप और कितना अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, कितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, वो सारी चीज़ें इसमें मायने रखती हैं। तो हम एक दिन पहले गए थे और इंटरव्यू वेन्यू पे भी मैं एग्जैक्ट 9 बजे तक पहुंच गई थी। नॉलेज का टेस्ट तो वैसे भी आपके रिटर्न में हो ही जाता है। हाँ जी, जी, जी। हाँ जी। तो इसके बाद में वहाँ पे फिर क्या प्रोसीजर्स हुए, क्या क्या कैसे क्या हुआ इंटरव्यू वेन्यू में आप पहुँचे इसके बाद? हाँ, तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो उसके बाद सबसे पहले हमें वहाँ मोबाइल सबमिट करवाया गया और उसके बाद हमें लाइन से बिठा दिया गया। एक-एक करके वो नंबर्स नेम्स कॉल कर रहे थे और हमें ऊपर जाना था। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ बहुत अच्छे से। एक-एक चीज़ अगर आपकी फ़ोटोकॉपी में भी अगर कोई मिसप्रिंट है या कमी है, हल्का दिख रहा है वो, तो उसको भी वो लोग दोबारा करवाने के लिए भेज रहे थे। तो ऐसा कुछ ना ले जाए कि हल्का फ़ोटोकॉपी है तो चल जाएगा, ऐसा वहाँ चलता नहीं है। मेरे साथ भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रही थी कि एक नेट का सर्टिफ़िकेट क्योंकि रंगीन होता है, तो वो हल्का प्रिंट आता है, तो उसका आप ज़रूर ध्यान रखें कि वो डार्क प्रिंट में ही आए। तो लकीली मेरा जो फ़ाइल था वो पूरा सही था। दोनों सेट्स काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने लगाए हुए थे, बिल्कुल जो उन्होंने नंबर दिया था उसके अकॉर्डिंग, तो कोई दिक्कत नहीं आई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इजीली हो गया मेरा। उसके बाद हमें एक फ़ीस भरने के लिए बोला जाता है, तो अपने कैटेगरी वाइज जो भी फ़ीस हो वो वहाँ पे सबमिट करके ध्यान रखें कि पर्ची ज़रूर ले लें अपनी वहाँ से, क्योंकि वो फ्यूचर में आपको काम आ सकती है। और उसके बाद फिर हम नीचे चले गए जहाँ हमारा इंटरव्यू होना था। तो वहाँ पे 2 बोर्ड्स थे उस दिन हमारे साइकोलॉजी के, तो मेरा 3rd बोर्ड में पड़ा था। तो उसके बाद बस इंटरव्यू हुआ हमारा। तो कितने पैनल मेंबर्स कितने थे वहाँ पे? वहाँ पे एक मेंबर आयोग का था और 3 बाकी प्रोफेसर्स थे। उनमें एक फीमेल प्रोफेसर थी और बाकी 3 जो थे वो मेल थे। ओके। तो टोटल 4। तो थोड़े बहुत तो नर्वस हुए होंगे आप, तो आपने इस चीज़ को कैसे टू टैकल बी किया? ऑनेस्ट, हाँ, टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी। वो यर्कीज एंड डॉटसन लॉ जो हमारे साइकोलॉजी में बोला जाता है कि थोड़ा सा नर्वसनेस और थोड़ा सा एराउजल भी ज़रूरी मीडियम होता लेवल है, का। तो वो बस हाँ मिनिमल जो होता है। तो बस मैं ये कहूँगी कि मेरे में बस वो अराउजल, वो एक खुशी वाला अराउजल था कि फाइनली इतना वेट करने के बाद मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ और मुझे अपना इंटरव्यू बेस्ट देना है। तो मुझे बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं हो रही थी और मैं बहुत कूल तरीके से वॉक भी कर रही थी। मेरे साथ एक वहाँ पे जो मैम मिली थी मुझे, वो उन्होंने इनफैक्ट मेरे पे बोला भी कि तुम कितना कूल तरीके से पानी पीते हुए, वॉक करते हुए आराम से चल रही हो। तो मैंने उनसे यही कहा कि नर्वस होने से कुछ नहीं होगा, या तो होगा या नहीं होगा। अब ऐसा कोई इंटरनेशनल टीवी पे हमारा परफॉर्मेंस नहीं है जो बेइज्जती हो गई तो सब देखेंगे। तो मुझे इतना विश्वास था क्योंकि मैं 11th से पढ़ रही हूँ साइकोलॉजी, यहाँ तक पहुँचना ही एक तो मुझे ये बड़ी था अचीवमेंट है। हाँ, वो अचीवमेंट है। तो ये था 11th से मैं पढ़ रही साइकोलॉजी, तो इतना मुझे ये विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ आंसर नहीं कर पाऊँगी, मैं कुछ तो आंसर कर पाऊँगी। मुझे पूरा विश्वास था मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगी। तो नर्वसनेस मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बहुत हंसी खुशी से अंदर गई और मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन करी, खुद को कैसे तैयार किया आपने? हाँ, तो इंटरव्यू जब से ही ये हुआ कि इंटरव्यू आने वाला है, उस दिन से लेकर जब तक मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, हर एक दिन एक भी टाइम, मतलब सोते समय बेसिकली एक रात मेरी ऐसी नहीं गई थी जब मैंने ये नहीं सोचा हो कि ऐसे क्वेश्चन होगा। मतलब अपने आप मन में ही क्वेश्चन बनाया कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है तो इसका आंसर ऐसे देना है, या फिर ये हो सकता है इसमें से ये वाला क्वेश्चन भी दे ली सर तो ये ऐसे आंसर करना है। मतलब अपने आप ही क्वेश्चन आते थे रोज़ मेरे दिमाग में और अपने आप ही मैं आंसर करने की कोशिश करती थी। और स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ तो मैंने सिर्फ मई मंथ से ही, 1 मई से ही स्टार्ट किया था इंटरव्यू के लिए सीरियस वाला पढ़ना। वैसे तो ये थोड़ा बहुत चलता था, रिवाइज कर लिया, आज कुछ पढ़ लिया, आज कुछ पढ़ लिया, लेकिन जो सारे नोट्स इकट्ठे मैंने किए थे वो सारे मेरे 2 कॉपीज़ में थे। उन 2 कॉपीज़ को मैंने मई में सिर्फ अच्छे से रिवाइज किया और जो मुझे लग रहा था कि ये टॉपिक थोड़ा सा मेरे को लग रहा है अच्छे से क्लियर नहीं है, तो उसको मैंने इन डेप्थ जाकर फिर पढ़ा था। मैंने इन डेप्थ किसी चीज़ में नहीं पढ़ा, सिर्फ अपने नोट्स को पढ़ा जो मैंने अपने नेट की तैयारी में यूज़ जैसे बहुत सारे तो एक्स्ट्रा कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं,
कुछ कैंडिडेट्स हाँ, प्रॉपर इस तरह के क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं मॉक टेस्ट के। हाँ, जी इंटरव्यू जी। मॉक टेस्ट। तो मतलब ऐसा तो वो अपना पर्सनल चॉइस मतलब है। अगर आपको लगता है कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हो, लेकिन मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं हुई तो मैंने नहीं किया। चलिए, क्या क्या पूछा हाँ, गया आपसे इंटरव्यू में? तो सबसे पहले उन्होंने जैसे ही मैं एंटर हुई, मैंने परमिशन ली, मैं एंटर हुई, उन्होंने बैठने के लिए बोला तो मैं बैठी सबको ग्रीट करते हुए ऑब्वियसली। फिर मैंने थैंक यू बोला। उसके बाद फिर उन्होंने पहले मुझे अपना फ़ोटो दिखाया जो मेरे फॉर्म पे था कि ये आप ही हो। मैंने कहा यस सर, ये मैं हूँ। तो फिर उन्होंने हाई स्कूल, इंटर, ये सब परसेंटेज पूछे और उन्होंने पूछा कि कहीं आप टीचिंग कर रहे हो, तो मैंने बोल दिया नहीं, मैं भी टीचिंग नहीं कर रही, मैं फ्रेशर हूँ। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनना, जितने भी लोग मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं इस टाइम, कि मैंने वहाँ पे बोला मैं फ्रेशर हूँ। तो इसका मैं आगे रीज़न बताऊँगी कि क्यों मैं बोलूँगी, ध्यान से सुनना। तो इस पर उन्होंने एक कमेंट किया था, लेटर ऑन में बताऊँगी। उसके बाद फिर उन्होंने तुरंत मुझसे बोला कि चलिए आप जो भी प्रिपेयर करके आए हो आप वाइट बोर्ड पर पढ़ाइए। तो मैंने मैस्लो प्रिपेयर किया था। तो मैस्लो को मैंने पढ़ाया था पर्सनैलिटी के पर्सपेक्टिव से। तो हालांकि बोर्ड थोड़ा सा मेरी हाइट से ऊंचा था, तो थोड़ा सा लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर मैं जल्दी जल्दी से टॉपिक डाला। तो उसके बाद फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो वो बहुत जल्दी कर रहे थे, जैसे कि मैंने लिखा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, तो वो पूरा लिखने भी नहीं दे रहे थे। उन्होंने बोला ठीक है आगे बताइए इसमें क्या है। मैंने बताया, उसके बाद तुरंत फिर ठीक है आप इनकी डायरेक्ट 5 नीड्स के बारे में बताइए। फिर ट्राइंगल बनाया मैं ट्राइंगल बना के लिखने जा ही रही थी, तब तक उन्होंने बोला ठीक है शॉर्ट में लिखिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। तो बहुत जल्दी में थे वो, और वो होता है ना कि उनको हाँ, पता चल जाता है हमारे बोलने से कि यस इसको यस आता आइडिया है। लग जाता है, हाँ, एक्सप्रेशन से ही आइडिया लग जाता है। तो बस, तो वो जितना मैक्सिमम हो पाए मुझसे निकलवाना वो कर रहे थे। तो जैसे फिजियोलॉजिकल नीड है तो मैं पूरा फिजियो लिख पाई, ठीक है नेक्स्ट बताइए। फिर सेफ्टी में SA लिख पाई, ठीक है नेक्स्ट बताइए। तो वो बहुत जल्दी था। तो लेकिन मैंने जैसे वो बोलते कि वैसे मैं करती गई, शॉर्ट में लिखती गई। फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है इसके बाद और क्या बताओगे आप। फिर मैंने तुरंत कॉग्निटिव नीड्स के बारे में बता दिया, एस्थेटिक नीड्स के बारे में बता दिया। तो इतना करने पर वो समझ गए कि मुझे आता है। तो उन्होंने मुझे बिठाया, मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं इसको रब कर दूं, तो उन्होंने बोला नहीं, इसमें से अभी क्वेश्चंस होंगे। तो मैं वहाँ जाके बैठ गई। फिर वहाँ से क्वेश्चंस स्टार्ट हुए। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में और कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में बताइए। तो वो जो मैम थी उन्होंने ये पूछा मुझसे क्वेश्चन। तो मैंने रॉजर्स का नाम लिया और रॉजर्स के बारे में बताया कि उन्होंने क्लाइंट सेंटर थेरेपी दी थी और किस तरह से उन्हें एम्पैथी और ये सब पॉजिटिव अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के बारे में बताया था। तो वो सब मैंने आंसर किया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मुझसे होता है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आपने बताया, इसके बाद आया था एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी में, तो उसके बारे में बताइए। तो उसमें मैंने उन्होंने बोला कि उसका मेन थीम बताना है बस, और टू द पॉइंट बताना है, और उसके बाद उन साइकोलॉजिस्ट कौन था उसमें मेन वो बताना है। तो मैंने मेन थीम उसका बता दिया कि फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो वो बिल्कुल सेटिस्फाइड थे क्योंकि उन्होंने पहले ही बोलते थे टू द पॉइंट बताना आप ये। हाँ, और उसी बस मेरा यहाँ पर होता है ना, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए मेरा थॉट थोड़ा सा स्लिप हुआ कि रोलो मे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो टिपिकल नेम होते हैं ना, कभी कभी नहीं आते। तो मैं थोड़ा सा मैंने रुकी, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, टिप हम ऑफ द दूसरा टंग क्वेश्चन पूछते फेनोमेनन हैं। हो जाता है कई बार। हाँ, या टिप ऑफ द तो वो मैं थोड़ा सा रुकी, नहीं आया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वो दूसरा पूछ नहीं वाले थे, तब तक मैंने बोला सॉरी सर, मुझे याद आ गया, क्या मैं आंसर कर सकती हूँ? तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने बता दिया उनको रोलो में। तो वो बोले ओके गुड। तो इसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा, फिर वो मेरे टॉपिक पे आए। तो उन्होंने पूछा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, डिफाइन कीजिए। तो मैंने उनको बता दिया मैक्सिमाइजेशन ऑफ आवर पोटेंशियल एबिलिटी। तो ये सब उन्होंने पूछा, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू ये सब एक्सप्लेन किया। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि जो नीड है, सेफ्टी नीड, उसको हम लोग क्या करते हैं, वो पहले आ जाती है बजाय कि नीड फॉर लव, कि दूसरों की रक्षा के लिए। जैसे कि उन्होंने एक उपहार सिनेमा कोई इंसिडेंट था, उसमें उसका एग्जांपल देके पूछा कि आपको क्या लगता है वहाँ पर नीड फॉर सेफ्टी ज़्यादा थी या बिलोंगिंगनेस भी तो कर सकते थे वहाँ पे जो लोगों को बचा रहे थे। तो उन्होंने अपनी सेफ्टी की परवाह ही नहीं की। तो ज़रूरी है स्टेप वाइज जाना मैस्लो की हायरार्की में। तो मैंने यहाँ पर उनका जो होता ना, उनको डिसएग्री भी नहीं किया, लेकिन उनको गलत भी साबित कर देना, इस तरह से मैंने उनको आंसर किया कि वैसे तो मैस्लो ने बोला है स्टेप वाइज जाना है,
लेकिन इसी बात पर उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ है। और जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे एल्डरफर, जो कि ERG उन्होंने मॉडल दिया था, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पर तुरंत सपोर्ट किया अपनी बात को कि हम स्टेप वाइज ना जाकर स्किप भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, जैसा कि ERG मॉडल में हमें बताया गया है। तो इस जो मैंने ये वाली जो चीज़ मैंने कनेक्ट करी थी, तो इससे वो जो आयोग के मेंबर थे वो बहुत सेटिस्फाइड हुए कि हाँ, इसको अपने टॉपिक के साथ साथ दूसरे टॉपिक की भी नॉलेज है। तो ये यहाँ पर मेरा प्लस पॉइंट था मेरे लिए। और उसके बाद फिर उन्होंने ये पूछा कि विवेकानंद में भी इसी तरह की क्वालिटी थी, तो क्या आप क्या सोचते हो, आप अपना पर्सपेक्टिव बताओ। तो मैंने फिर क्लियर कट अपना पर्सपेक्टिव बताया कि अगर मैं दोनों थियरिस्ट की ना मानते हुए अपनी अगर मैं सजेशन बताऊं, तो मेरा यही है कि हम ज़रूरी नहीं है स्टेप वाइज जाएं। इसके बाद फिर उन्होंने एक नया टॉपिक उठाया, तो वो था परसेप्शन का। तो उसमें मेरे से क्वेश्चन बने कि परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो मैंने बता दिया कि जो भी हम अपनी परसेप्शन में ऑर्गेनाइज करते हैं, चीज़ों को ग्रुप करते हैं, विजुअल एलिमेंट्स को ग्रुप करते हैं, उससे हम डिटरमाइन करते हैं मीनिंग। तो वो जो परसेप्शन होता है वो परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन होता है। मैंने उसके वो जो रूल्स हैं वो सारे बता दिए, क्लोजर का, सिमिलैरिटी का, प्रॉक्सिमिटी का, ये सब सिमिट्री का, ये सब मैंने बता दिया। उसके बाद फिर मुझसे परसेप्शन कॉन्स्टेंसीज के बारे में पूछा, तो मैं उनको बता रही थी ब्राइटनेस का एग्जांपल लेके कि ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी, जैसे कोल होता है, उसे हम लाइट में देखें तो भी हम कोल कहेंगे, डार्क में देखें तो भी कोल कहेंगे, और जबकि जो ब्राइटनेस है वो घट रही है और बढ़ रही है, दिन में वो ज़्यादा है और रात में वो कम है। तो इस हिसाब से मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा इसके अलावा कोई और कॉन्स्टेंसी, मैंने कहा यस सर डेफिनेटली, शेप और साइज कॉन्स्टेंसी भी होती है। तो उन्होंने उनके एक एग्जांपल मांगे मुझसे, हाँ वो मैंने दे दिए। वो सामने डस्टर रखा था, उसी का मैंने शेप में एग्जांपल दे दिया। तो ये मेरा हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा, आयोग के जो मेंबर हैं एक्चुअली उन्होंने मुझसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे। तो उन्होंने पूछा कि परसेप्शन और सेंसेशन में डिफरेंस, वही बेसिक क्वेश्चन है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ऐसा कुछ नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स 11 से ही पढ़ते आते हैं हम लोग। हाँ, तो बस मैंने वही बता दिया कि जो भी हम सेंसेस से अपनी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, वो सेंसेशन हो गया, उसको हम मीनिंग जब दे देते हैं तब वो हम उसे परसेप्शन कह सकते हैं। तो इसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि परसेप्शन की कुछ थियरीज बताइए। तो मैंने वही बॉटम अप टॉप और टॉप डाउन प्रोसेसिंग के बारे में बताते हुए मैंने सीधे गेस्टाल्ट के बारे में बता दिया। तो गेस्टाल्ट का उन्होंने पूछ लिया, मैंने कहा जो होलनेस वाला, वर्दाइमर और कॉफका वाला सब कुछ बताया मैंने। फिर लास्ट में से क्वेश्चन था कि ERG आप बहुत बोल रहे हो, ERG की फुल फॉर्म बता दीजिए। और उन्होंने बोला ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा और बिल्कुल टू द पॉइंट बताना, हमें सिर्फ ERG इन 3 वर्ड्स का फुल फॉर्म जानना है। तो मैंने पूरा उनको फुल फॉर्म बता दिया। उसके बाद मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया। उन्होंने बोला ठीक है अब आप बोर्ड रब कर दीजिए। तो मैं बोर्ड रब कर रही थी। हाँ, उसी टाइम मुझसे ये पूछा आयोग के मेंबर ने कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। तो मैंने उनको बोला सर इट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू। यहाँ पे भी आप गौर दीजिएगा, मैंने यहाँ बोला इट वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू। तो इस पर भी मुझे कमेंट आएगा। तो मैंने बोला कि आपके सामने मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने आपके सामने अपना इंटरव्यू परफॉर्म देने की कोशिश तो बस हाँ, तो यही मैंने बोल के फिर मैंने डस्टर रखा। उसके बाद आयोग के मेंबर ने बोला ये यहाँ पर जो भी कैंडिडेट मुझे सुन रहे हैं तो वो आगे गौर कीजिएगा इस चीज़ पे। उन्होंने बोला कि आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया, ठीक है, अब ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मैं अपनी साइड से आपका एक टीचर होने के नाते मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आते ही आपने बोला कि आप फ्रेशर्स हो और अभी आपने बोला कि आपका फर्स्ट इंटरव्यू है, तो आप कभी भी कहीं भी जाओ तो ये 2 चीज़ नहीं बोलनी है जब तक आपसे टू द पॉइंट पूछा ना जाए कि आप फ्रेशर हो या फिर आपका कौन सा इंटरव्यू है, तो आपको ये नहीं बताना है। तो आगे जितने भी कैंडिडेट जाएँ तो आप ध्यान रखें कि ये गलती नहीं कहूँगी मैं इसे, या जो भी है ये चीज़ ना बोलें, कह सकते हैं स्मार्टली उसको आंसर करना। हाँ, नेसेसरी नहीं है, उन्होंने बोला नेसेसरी नहीं है, आप इसको इस तरीके से ना बोलें। तो मैंने कहा ओके सर, आई विल टेक केयर ऑफ दिस इन माय फ्यूचर इंटरव्यूज़। तो वो बहुत खुश थे सब लोग।
और सबने बोला ओके गुड यू कैन गो नाउ। तो मैंने भी सबको नमस्ते बोला, नमस्ते सर और नमस्ते मैम बोल के मैं फिर अपने उससे बाहर आ गई। और बाहर आते ही आते बस मेरे दिमाग में एक ही थॉट था कि इट वॉज माई बेस्ट इंटरव्यू, आई एम फुली सेटिस्फाइड। तो ये मेरा थॉट था। यस मैम। चलिए, बहुत अच्छी बात Over है। to you. और अप्रॉक्सीमेटली कितने टाइम ड्यूरेशन का रहा आपका इंटरव्यू? मेरा वही 15 मिनट, ज़्यादातर जो मुझसे पहले गए थे उनका वही 15 मिनट का इंटरव्यू चल रहा था सबका। टीचिंग के लिए बेसिकली वही- कितना टाइम दिया उन्होंने? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट? टीचिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा जल्दी में थे। मुझे लगता है कि मुझे 3 मिनट ही मिले होंगे पढ़ाने के लिए, 3 मिनट में। लेकिन हालांकि पूरा बोर्ड मैंने फिल कर दिया था और वो 3 मिनट में उन्होंने पूरी जो मैथ्स का पूरा निचोड़ था, कॉग्निटिव नीड से लेकर एस्थेटिक नीड तक सब कुछ, और एक्चुअलाइजेशन की क्या क्वालिटीज़ होती सब कुछ पूछ डाला था उन्होंने 3 मिनट में। तो दे वर वेरी क्विक इन दैट थिंग। वो बोर्ड पे लिखने का, Obviously. बोर्ड पे लिखने का जो स्टाइल बोर्ड पे- होता है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी मैटर करता है। हाँ वो मैटर करता है। बस मुझे वही लगता है कि अगर उन्होंने मेरे मार्क्स काटे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जितने भी हुए थे मैंने आंसर किया था। बस बोर्ड पे जो राइटिंग का था, मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी है भी नहीं, और फर्स्ट टाइम क्योंकि मैंने लिखा था बोर्ड पे तो, और जल्दी था बहुत, तो राइटिंग मेरी अच्छी नहीं आई थी। ये मैं मानती हूँ, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे एक सजेशंस हमारे व्यूवर के लिए ये भी रहेगा कि जब भी आप टीचिंग के लिए जाएं तो घर पे आप बोर्ड की प्रैक्टिस प्रॉपर करके जाएं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ बिल्कुल। जी। मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने सोचा था मैं प्रैक्टिस करूंगी लेकिन नहीं की मैंने। लेकिन आगे जो भी जाए, अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना किसी के हाथ कांपते भी हैं लिखने में, तो वो ज़रूर प्रैक्टिस करें। मुझे इतना था कि हाथ नहीं कांपेंगे, बस लिखने की राइटिंग का प्रॉब्लम था। इवन ये भी है ना कि प्रैक्टिस करके जाएंगे तो सेफ जोन में रहेंगे, एक एक्सपीरियंस्ड रहेंगे, हाँ, तो हाँ, वो हाँ ज़्यादा जी। बेटर रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ जी। जी। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, बोर्ड की प्रैक्टिस जी, जी, ज़रूरी है। बिल्कुल। और आपका ड्रेस कोड क्या था? आपने क्या पहना था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन है एक्चुअली गर्ल्स के लिए हाँ मोस्टली। हाँ, तो गर्ल्स के लिए मैंने तो देखो सूट पहना था। हालांकि मैं साड़ी प्रिपेयर करके ले गई थी, लेकिन एक दिन पहले मैंने पहन के देखी, मुझे नहीं पहनना आ रही थी, मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। तो मैंने एक दिन पहले ही ये सोचा कि नहीं मैं सूट ही पहनूंगी। तो फिर मैंने एक सिंपल सा वाइट पैंट वाला और वाइट कुर्ता वाला मल्टी कलर दुपट्टा वाला मैंने सूट पहना। और होगा तो मैम को मैं फ़ोटो दे दूँगी, तो वो यहीं कहीं डिस्प्ले कर देंगी कि मेरा क्या गेटअप था। और थोड़ा सा मेच्योर लुक आए इसलिए मैंने थोड़ी सी बिंदी लगाई थी यहाँ पे और एक चोटी बनाई थी, दैट्स इट। सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करा। और बॉयज़ के लिए वहाँ जितने भी बॉयज़ आए थे वो फॉर्मल्स में ही आए थे, पैंट शूज़, मोस्टली ब्लैक पैंट ब्लैक शूज़ और Light कुछ भी shirt. लाइट कलर की बॉयज़ शर्ट। के लिए तो बहुत इजी है, और बॉयज़ कुछ- के लिए हाँ बहुत एक easy ही है। ऑप्शन है। इवन गर्ल्स के लिए भी बहुत इजी है। ज़रूरी नहीं है साड़ी ही पहनो। मेरा भी ऐसे दिमाग में था कि मैं साड़ी पहनूं, लेकिन जिसमें है कंफर्टेबल हो। वहाँ जितने भी मैरिड लोग थे वो साड़ी पहन के आए थे, ज़्यादातर साड़ी पहन के आए थे। 2-3 लड़कियाँ थी बस जो सूट पहन के आई थी। लेकिन इट डजेंट मैटर, नॉलेज ही मैटर करती है। बस सिंपल डिसेंट लुक लेना और जिसमें आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि वहाँ सुबह से शाम भी हो जाती है कैंडिडेट्स को, तो कंफर्ट जोन मैटर ज़्यादा करता है बजाय जिसको कि संभाल सूट पहनो सके। या साड़ी। अरेंज कर सके। हाँ, जिसको संभाल सके। तो आपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ बहुत अच्छे से शेयर किया, काफ़ी डिटेल में आपने शेयर किया। और आगे जो कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन हाँ जी। होगा? सजेशन मेरा यही है कि अपना जो सब्जेक्ट है बेसिकली, अगर आप, क्योंकि नेट तो तैयार करोगे ही करोगे, नेट की तैयारी के साथ ही इसका बहुत इजीली तैयार हो जाता है। रिटन का तो कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी भी नहीं पड़ती है। बस जो थोड़ा सा ये है कि जो हिंदी मीडियम के लोग हैं उनके लिए बुक्स जो है वो लिमिटेड हो जाती हैं। हालांकि AK सिंह बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी वो AK सिंह में मिल जाएंगी। सॉरी। और जो बाकी इंग्लिश के हैं बच्चे, वो सब तो उनके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। बैरन है, शुल्स है पर्सनालिटी की, गैरेट है स्टैटिस्टिक की। तो एक बार डेप्थ में सारी चीज़ें पढ़ लो। जैसे पर्सनालिटी, जो मैंने पर्सनालिटी की थ्योरी ली थी पढ़ाने के लिए, वो मैंने इसीलिए ली थी क्योंकि मैंने शुल्स की जो पर्सनालिटी की जो स्पेशलिस्ट बुक है उसको मैंने 2-3 बार पढ़ चुका है।
चुकी हूँ पहले से, तो पर्सनालिटी की कोई भी थियोरी हो वो मुझे सारी आती हैं। तो इसलिए मैंने वो टॉपिक चूज़ किया कि थियोरी में इधर से उधर कोई सा भी थियोरी पूछ ले उठा के तो वो मैं बता पाऊँगी। और पढ़ा हाँ, और जो तैयारी है वो PYQs आप इसके तो मिलते नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी का मैटर बहुत कम, वैसे भी बहुत कम कम। मिलता है। और हाँ, और UPSC का मुझे भी कोई पुराना पेपर बस नहीं मिला एक था ही, सॉल्व करने ओनली के एक ही लिए। पेपर अवेलेबल था 2018 वो भी मुझे में नहीं मिला something था। कभी हुआ था, एक ही पेपर अवेलेबल था। हाँ हाँ, वो भी मुझे नहीं मिला था, तो मेरा तो एकदम ब्लैंक था। मुझे नहीं पता था क्या आएगा, कैसे आता है, क्या फॉर्मेट है, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने PYQs नेट के लिए काफ़ी लगाए थे, तो वही है, तो लेवल मेरा अच्छा था, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैं सजेशन यही दूंगी कि आप नेट की तैयारी कर रहे हो, बस वही रखो अपनी तैयारी, इसके लिए PYQs लगाओ। और जो भी है NCERT तो मस्ट है ही। NCERT से क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही लाइन वाइज उठ के भी आया था एक क्वेश्चन उसका पियाजे का, तो वो ज़रूरी है। ऐसा सच कुछ अलग से तैयारी नहीं करनी है, बस नेट की तैयारी इक्वल्स टू दिस UPSC तैयारी। बहुत अच्छा लेवल है उसका नेट का, तो इसमें काम आ और जाएगा। इंटरव्यू के लिए आपका क्या टिप्स रहेगा हमारे कैंडिडेट्स, हमारे व्यूअर्स के लिए? हाँ, इंटरव्यू में ये है कि आप जो भी टॉपिक लो, वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि अगर उस टॉपिक के बाद कोई चीज़ आई है वो आपको अच्छे से हो पता, और पहले जो आई है वो भी अच्छे से हो पता। और जब आप बता रहे हो तो वहाँ एक ट्रिक ज़रूर रहनी चाहिए कि सब कुछ नहीं बताना है आपको, कुछ रहने दो कि ताकि वो लोग भी पूछें। जैसे कि मैंने मैस्लो में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बता रही थी, तो मैंने सिर्फ उसकी डेफिनेशन बताई, मैंने ये नहीं बताया कि इसमें रॉजर्स की थियरी आती है। मुझे पता था मैं नहीं बताऊंगी तो वो क्वेश्चन में ये भी ज़रूर है ना? आएगा। हाँ। तो इसलिए मैंने जानबूझ के ये भी छोड़ा है था कि वो, आप कि जितना मैं बताओगे नहीं- फिर वो वहाँ से और भी डीप हाँ चलते चले जाएंगे। हाँ, वो जो बताओगे उसमें से क्वेश्चनिंग होती है। तो इसीलिए मैंने ह्यूमनिस्टिक में रॉजर्स नहीं बताया, तो उन्होंने रॉजर्स पूछ लिया। और मुझे पता था ह्यूमनिस्टिक के बाद है एग्जिस्टेंशियल साइको अप्रोच, तो वो पूछेंगे, तो वो मैंने प्रिपेयर कर रखा था। तो इस तरह से टॉपिक ऐसा लो जिसमें आप डायग्राम बना के इजीली तुरंत समझा पाओ, क्योंकि इसमें क्या था, ट्राइंगल था, तो मुझे पता था मैं तुरंत बता दूंगी। टॉपिक छोटा हो कि 3 मिनट में आप अच्छे से समझा पाएँ, आपका उसमें पूरा नॉलेज हो, वही चूज़ करें। ये नहीं कि आप एक टॉपिक में आप बिल्कुल उन्हें पूरी साइकोलॉजी पढ़ाने जा रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप अपनी सक्सेस, और बाकी हाँ बताइए। और इंटरव्यू में बाकी मैं यही बोलूँगी कि टॉपिक चूज़ कर लिया आपने, अच्छा मतलब आधा काम आपका हो गया, क्योंकि आधा इंटरव्यू उसी में से हो जाएगा, और बाकी जो दूसरा टॉपिक उठाएंगे वो होगा। और ड्रेसअप आप अपने अकॉर्डिंग, मैंने जो बताया वो होना चाहिए। और नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि वो लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। नहीं आता तो ऐसा नहीं है कि नहीं यही बताओ बाकी फिर तुम्हारा स्पॉइल हो गया, वो दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि हर कोई 100% उस टाइम पे नहीं बता पाता है, तो उन्हें भी पता होता है। तो बहुत रिलैक्स्ड माइंड में इंटरव्यू देने जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आप नेट क्वालिफाइड हो तो इतना उन्हें भी पता है कि नॉलेज तो है। अब नहीं, अभी थोड़ा सा अगर प्रेशर में नहीं निकल पा रही है नॉलेज उनके इंटरव्यू प्रेशर में, तो वो सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक सजेशन मैं ये दूंगी, अगर आपकी हाइट कम है तो थोड़ा सा हील वाली चीज़ पहन के जाएं, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा ऊंचा ही रहता है। तो वो मेरे साथ एक दिक्कत यही है कि बोर्ड मुझे ऊंचा लगा और मैं फ्लैट पहन के गई थी। तो थोड़ा सा हील अगर पहन जाओ, अगर आपकी हाइट कम है, तो आप बैलेंस काम बन कर ले जाएगा। जाओगे। और प्रैक्टिस और कर लो आप, तो बस यही है। अपनी सक्सेस का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगी? क्रेडिट ऑब्वियसली सब लोग जैसा कि देते हैं पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स नहीं होते तो यहाँ तक हम नहीं आते। उन्होंने अगर हमें एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं दी होती। और बाकी क्योंकि मैंने इग्नू से किया है, तो ये भी बच्चे ध्यान रखें कि डिस्टेंस एजुकेशन से करने के बाद भी आप इस तरह के एग्ज़ाम्स को ईजिली निकाल सकते हो। तो मेरा तो ग्रेजुएशन तक टीचर से टच था, और डिस्टेंस में मेरा ऐसा कोई टीचर नहीं था, सेल्फ स्टडी थी। तो मैं अपने ग्रेजुएशन के जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने मुझे अच्छे से पढ़ाया था। उन्होंने जो जो चीज़ें पढ़ाई वो उस टाइम पे मेरे माइंड में एकदम वीडियो क्लिप्स में चल रही थी, कि ये था वो था, जो भी उन्होंने पढ़ाया सब याद था मुझे। तो उनको मैं अपना ये क्रेडिट देना चाहूँगी। और बाकी जितने भी लोगों ने मेरी हेल्प की, और सबसे मतलब मेन मतलब मैं खुद को भी देना चाहूँगी, क्योंकि बिना टीचर्स के मैंने पीजी किया, बिना किसी की हेल्प से, अपने आप सेल्फ स्टडी से, नेट के सेल्फ स्टडी से, और फिर यहाँ तक मैं आई। तो मैंने भी काफ़ी हार्ड वर्क आपका भी रहा। क्योंकि
क्योंकि मैं ये कहूँगी कि 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जो 2 बार पढ़ेंगे उन्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं वो थी, मैं कम से कम 5 बार पढ़ूँगी तब मुझे समझ में आएगा, लेकिन मैं 5 की जगह 6 बार पढ़ती थी क्योंकि मुझे अच्छे से समझना था। साइकोलॉजी तो मेहनत तो साइकोलॉजी लगती की है। थ्योरी भी है कि आप ओवर लर्निंग करते हैं तो लर्निंग आपकी परफेक्ट होती है। परफेक्ट होती है। तो वही साइकोलॉजी, आप लोग साइकोलॉजी पढ़ ही रहे हो, सारी चीज़ें अप्लाई करो कि किस तरह से हमें पार्ट्स में पढ़ना है, मास लर्निंग नहीं करनी है, एक साथ नहीं पढ़ना है, किस तरह से हमें पढ़ के थोड़ा सा नींद लेनी है ताकि अच्छे से कंसोलिडेट हो मेमोरी। तो वो सारे कॉन्सेप्ट आप लगाते जाइए और पढ़ते जाइए, तो यही है। चलिए, तो बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ में और आपने बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ हमें बताया। हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, ये सेशन। तो इसी के साथ आज का ये सेशन मैं अब ख़त्म करती हूँ और आपके मैं बहुत बहुत हाँ, 1 मिनट, मैं कुछ जी, जी। मुझे कुछ बोलना है कि आप जो ये काम कर रहे हो साइकोलॉजी के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएबल है क्योंकि यूट्यूब पे या कहीं भी देख लो, साइकोलॉजी का मैटर इतना कम रहता है कि बच्चे भटकते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, प्रीवियस ईयर का कुछ मिल जाए या ऐसे मॉक टेस्ट मिल जाए या इंटरव्यूज़ मिल जाए सुनने के लिए। तो आप ये इस तरह की वीडियो बना रहे हो, ये आगे आने वाले कैंडिडेट जो 51 में यूपीएचसीएससी का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और मैं तो चाहूँगी कि आप इस तरीके के बाकी लोगों से भी इंटरव्यू लें और अपने चैनल जी पर जी अपलोड बिल्कुल। हमारा भी यही प्रयास रहता है कि साइकोलॉजी के मैटर को, मटेरियल्स को, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करा सकें वो हम प्रोवाइड कराएं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं खुद भी ये चीज़ फेस करी है कि साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है। तो ये एक गैप बन जाता है, उसको भरने की कोशिश है। और आपने जैसा कि कहा, और आपके साथ साथ मैं भी और भी जो भी हमारे व्यूअर्स अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आपका भी सिलेक्शन यूपीएचसीएससी 50 के लिए हुआ है तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़िए, अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करिए, जिससे कि आगे कैंडिडेट्स के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहे। और पूजा जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप अपना टाइम निकाल कर हमारे चैनल पर आए, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ आपने शेयर किया। और इसके साथ ही एक बार फिर से आपको बहुत सारी बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड साथ ही आपको आगे के लिए, आपकी ज्वाइनिंग के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।